Good morning, student. Class 7th, Geography portion, chapter number 6, page number 159. Chapter is Natural Vegetation and Wildlife. Natural vegetation and wildlife. Look at the topic and look at the words of these chapters. Natural vegetation. इन वर्ड्स को ही देखकर हम समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में है क्या. What is between in this chapters? Natural vegetation and wildlife. यानी इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, जो अर्थ पर नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. पहले तो ये बताओ नेचुरल वेजिटेशंस होते क्या हैं. गेस करो, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो. वर्ड में ही आंसर छुपा है, नेचुरल वेजिटेशन. Those vegetation are grown up without human intervention called natural vegetation. Means वो vegetations, वो plants, वो trees जो without human यानी बिना human के help के grow कर जाते हैं, खुद ब खुद grow कर जाते हैं, वो natural vegetation. जो naturally ग्रोन अप होते हैं उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू द असेंबलेज ऑफ प्लांट स्पीशीज लिविंग इन एसोसिएशन विथ वन अनदर इन अ गिवन एनवायरनमेंट. तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है? वो प्लांट्स हैं, पूरे प्लांट्स की स्पीशीज हैं जो एक दूसरे के एसोसिएशन से एनवायरनमेंट में फैली हुई है. यानी जो एक दूसरे पे ही, वो पूरी प्लांट्स की स्पीशीज जो एक दूसरे पे डिपेंड होके एनवायरनमेंट में ग्रो कर रही हैं, रह रही हैं. एनवायरनमेंट प्रोवाइड अ बेस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. तो जो एनवायरनमेंट है हमारा, वो क्या कर रहा है? वो एक बेस प्रोवाइड कर रहा है किसको? नेचुरल वेजिटेशन को, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके. ऑब्वियस है ना, एनवायरनमेंट पे ही तो बेस है नेचुरल वेजिटेशन. तो एनवायरनमेंट इज अ बेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. इट इज बेसिकली द प्लांट कवर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, unaffected either forest, flower, etc. Unaffected either directly or indirectly by men. It includes trees, plants, shrubs, grass, forest, flower, etc. तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है? अर्थ पर पूरी तरीके से फैले हैं, कवर्ड है. ये तब तक रहेंगे जब तक हम इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. हम अगर इन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे तो इनका जो स्प्रेड है ना, ये जो फैले हुए हैं ये कम हो जाएंगे. और हो रहे हैं, हमने कर दिया, हम एक्सप्लॉइट कर ही रहे हैं. कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड बेस फॉर अदर लिविंग बीइंग्स, नेचुरल हैबिटेट टू द एनिमल्स एंड शेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो देखो, नेचुरल वेजिटेशन जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि अर्थ पर ग्रीनरी प्रोवाइड कराने के लिए है. नेचुरल वेजिटेशन से वाइल्ड लाइफ जुड़ी है. जो एनिमल्स डिपेंड ऑन है प्लांट्स पे, जो एनिमल प्लांट्स उनका फूड है, वो डिपेंड है. तो नेचुरल वेजिटेशन उनके लिए फूड है. हम ह्यूमंस, हम भी फॉरेस्ट पे डिपेंड है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर इन डेली बेसिस डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट, है ना. हम नेचुरल वेजिटेशन से डिपेंड है. जैसे हमारे घर में चेयर्स हैं, वुड की हैं, हमारा फर्नीचर सिस्टम है, हमारा बेड है जिस पर हम सोते हैं, वो वुड का है. ये वुड्स कहाँ से आई है?
फॉरेस्ट से आई हैं। हमने जो क्लोथ्स वियर कर रहे हैं, ये क्लोथ्स कहाँ से आ रहा है? ये एग्रीकल्चर से आ रहा है ना, यानी प्रोडक्शन तो हो रहा है, वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आता, लेकिन उसे हम ग्रोन अप करते हैं, बट आ तो वो ग्रीनरी से ही रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम मिल्क जो यूज़ करते हैं, विदाउट मिल्क सुबह नहीं होती हमारी, क्योंकि टी बनानी है, कॉफ़ी बनानी है, बच्चों को मिल्क शेक देना है। आप लोग मिल्क शेक पीते हो, जो भी आप पीते हो, वो मिल्क कहाँ से आ रहा है? वो मिल्क आ रहा है काव से, बफेलो से, गोट से। अब ये लोग क्या खाते हैं? ये डिपेंड अपॉन है नेचुरल वेजिटेशन पे। तो वो नहीं होगा तो हमें ये नहीं होंगे, ये नहीं होगा तो हमारे पास मिल्क नहीं आएगा, घी नहीं आएगा, बटर नहीं आएगा, पनीर हुआ, चीज़ हुआ, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब यहीं से आते हैं। तो अगर हमें हमारी डेली नीड को फुलफिल करना है तो हमें नेचुरल वेजिटेशंस को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे स्प्रेड करना पड़ेगा, इवन उसका ख्याल रखना पड़ेगा। It also provides fruits, fuel, wood, herbs, wood for making furniture, natural dyes, resin and gum, etc. देखो मैं तो सिर्फ 2 ही बातें कर रही थी, बुक ने तो तुम्हें पूरी हिस्ट्री बता दी कि कितना फॉरेस्ट जो है हमारे लिए यूजफुल है, कितना हमारे लिए नेचुरल वेजिटेशन यूजफुल है। Human beings and animal are dependent upon the plants and plants product. Right or wrong? डिपेंड है हम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ऑन द फॉरेस्ट, ऑन द प्लांट्स। आयुर्वेद देखिए आप, आयुर्वेद समझते हैं ना, आयुर्वेद मेडिसिन्स जो आजकल आफ्टर कोरोना आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, ये जितनी भी मेडिसिन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये बहुत ज़्यादा फास्टली रैपिडली ग्रोथ किया है इन्होंने। यानी लोग एलोपैथी यानी इंग्लिश मेडिसिन, तो लोग एलोपैथी से ज़्यादा अब होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक मेडिसिन पे और उनके आइडियाज़ पे ज़्यादा बिलीव करने लगे। तो ये आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो कहाँ से आती हैं? वो ये बनाते हैं जड़ी बूटियों से, हमारे प्लांट्स से, हर्ब्स जिसे कहते हैं हम, उन हर्ब्स को ये कलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर हर हर्ब्स के नाम है। उसके बाद इन्हें मिक्सर किया जाता है, इन्हें पीसा जाता है, इन्हें ड्राई करके पीसा जाता है, फिर जाके वो टैबलेट्स वगैरह जो है बनती है फॉर मेडिकली पर्पस। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई। अब हमें ये सब कहाँ से मिल रहा है? ये सब हमें प्लांट से मिल रहा है, हमें ये सब नेचुरल वेजिटेशन से मिल रहा है। तो हमारे लिए हम ह्यूमंस जो है प्लांट्स पे और एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड है कि नहीं है? फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन? क्लाइमेट एंड सॉइल, पॉसिबल है ना। क्लाइमेट इफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन are found in different climatic condition. Climate is an aggregate of several elements like temperature, humidity, rainfall, etc. तो अलग अलग क्लाइमेट पे अलग अलग फॉरेस्ट देखने मिलते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पे अलग अलग प्लांट्स देखने मिलते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते हैं? रेगिस्तान में जाओ क्या दिखेगा? कैक्टस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है। रिवर कोस्टल एरिया पर आओ, क्या दिखेंगे? ग्रीनरी ग्रीनरी। जहाँ रिवर है, जहाँ सी है, वहां में मैंग्रोव फॉरेस्ट ज्यादा देखने मिलते हैं, यानी ऐसे फॉरेस्ट जो बहुत घने होते। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ की जैसी होती है हमें वहां पर उसी टाइप्स के प्लांट्स देखने मिलते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ऐसा क्यों? अच्छा, तुम्हारे पे एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये बताओ अभी क्या चल रही है? विंटर चल रही है ना, ठीक है। हाफ टी शर्ट्स पहन रखी हैं, शॉर्ट्स पहन रखे हैं? नहीं ना। क्या पहन रखा है भाई? हमने वुलन के पजामा पहन रखा है, हमने इनर पहन रखा है, उसके ऊपर हम मम्मा ने वुलन की जैकेट डाल दी है, फिर हमने कैप कैरी कर रखे हैं, हमने सॉक्स पहन रखे हैं,
और बाहर जाते हैं तो एक और आउटर डाल लेते हैं और शूज़ कैरी कर लेते हैं, मफलर कैरी करते हैं, मास्क तो ऑब्वियस है लगाते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहन के बाहर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्लाइमेट चेंज हो चुका है ना, विंटर आ चुका है। अब विंटर में क्योंकि बहुत कोल्ड सीजन है तो हम विंटर के अकॉर्डिंग रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, राइट है। तो सेम कंडीशन फिर हम जाते हैं, भैया समर आ जाएगा, समर में भी वुलन कैरी करते हो क्या? नहीं ना। फिर समर में क्या करोगे? बार बार नहाते हो, ऐसे लगता है जैसे कि पानी की मछली हो चुके हो, फिश हो चुके हो, जो बार बार पानी के अंदर घुसे रहते हो। टी शर्ट्स पे नई नई टी शर्ट्स खरीद के लाते हो, हाफ स्लीव्स की, फुल स्लीव्स की, शॉर्ट्स खरीद के लेकर आते हो, सैंडल्स और स्लीपर्स कैरी करते हो उस टाइम पे, ताकि बॉडी को जितना एयर पास हो बॉडी में उतनी ज़्यादा बेटर फीलिंग आती हो, क्योंकि गर्मी होती है ना। तो सेम कंडीशन के जिस तरह हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपनी डेली रूटीन चेंज करते हैं, उसी तरह प्लांट के पास हैंड थोड़ी है। गर्मी हो गई तो फैन ऑन कर लिया, सर्दी हो गई तो ब्लैंकेट ओढ़ लिया, वो तो जैसे स्टेबल है वैसे। तो जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें वहाँ के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो क्लाइमेट इफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। और क्लाइमेट में क्या क्या आता है? क्लाइमेट में आता है टेम्परेचर, राइट है, ह्यूमिडिटी, राइट है, रेनफॉल, यानी जहाँ जैसी रेनफॉल होती है, जहाँ जैसा टेम्परेचर होता है, जहाँ जैसी ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ के नेचुरल वेजिटेशंस उसी टाइप के होते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? सॉइल, अब इस सॉइल कैसे इफेक्ट करती है? मैम क्लाइमेट तक तो ठीक था, चलो देखते हैं सॉइल कैसे इफेक्ट करती है। सॉइल टाइप and thickness of soil also play a role in type and thickness of vegetation. नहीं समझा? आगे पढ़ते हैं। The uppermost layer of loose and unconsolidated particle of the rock at time mixed with organic matter is soil. Vegetation in tropical and temperate land is different from the vegetation found in desert. देखो सॉइल पे भी वेजिटेशन डिपेंड होती है। कैसे? तुम पर जब तक एग्जाम्पल नहीं दिया जाता ना तुम समझते नहीं हो। चलो तुम पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 पेस्ट्री शॉप है, ठीक है। एक की पेस्ट्री दिखने में बहुत अच्छी है, दूसरे की पेस्ट्री को इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं किया गया। तुम जाकर क्या खरीदोगे? बताओ। वही पेस्ट्री ना जो दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, अब खरीद लिया, खा लिया, बट वो टेस्ट में अच्छी नहीं है। लेकिन जो पेस्ट्री दिखने में अच्छी नहीं थी वो टेस्ट में बहुत अच्छी है। पता है क्यों? क्योंकि उसका जो बनाने का बेस था ना, उसमें जो फ्लावर, उसमें जो एग्स, मिल्क, चॉकलेट्स यूज़ की गई थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। जितनी अच्छी क्वालिटी की थी उतना अच्छा टेस्ट देगी, चाहे वो डेकोरेट हो या ना हो, राइट है। इसमें यूज़ की गई चीज़ें क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं थी, फ्लेवर वाइज अच्छी नहीं थी, तो केक में फ्लेवर नहीं आया, टेस्ट नहीं आया। इट मीन्स जब तक किसी भी चीज़ का बेस्ड अच्छा नहीं होता। अब आप पे ले लीजिए ना, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, बहुत गंदी सी राइटिंग है, आंसर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। एक बच्चा है जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है बट उसको आंसर एक्सप्लेन करना नहीं आता, लेकिन उसने फिर भी एक्सप्लेन किया। आप दोनों एक साथ टीचर के पास होमवर्क चेक कराने गए, तो पता है सबसे पहले टीचर क्या करेगी? उस बच्चे की हैंड राइटिंग लेगी, उस बच्चे की नोटबुक लेगी जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन आंसर अच्छा नहीं है। फिर वो आपकी नोटबुक चेक करेंगी, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन आपका आंसर बहुत अच्छा है। तो क्या रहा कि जो बेस होता है ना,
वो बेस्ट हो तो सब कुछ बेस्ट होता है। उसी तरह अगर सॉइल अच्छी होती है ना तो उसमें ग्रोन अप करने वाले प्लांट्स भी उसी टाइप्स के होते हैं। सॉइल में फर्टिलिटी लेवल ज़्यादा होती है तो प्लांट्स ग्रोन अप करने वाले बहुत अच्छे होते हैं। देखो वैसे भी नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं जो खुद ग्रोन अप होते हैं। तो अगर जिस जगह की सॉइल जिस टाइप की होती है वहाँ की जो वेजिटेशन है उसी टाइप के होते हैं। कॉटन सीड से तो कॉटन ही बनेगी, कॉटन ही बनेगी ना। कॉटन की जो क्रॉपिंग हो रही है उससे मिलने वाला कॉटन रॉ मटेरियल, उसके बाद जो उसमें से डेवलप होगा जो प्रोडक्शन होगा वो कॉटन के शर्ट, टी शर्ट्स, कुर्ताज, एवरीथिंग कॉटन के बनेंगे। सिल्क के तो बनेंगे नहीं। तो सेम कॉटन से सेम जिस तरह टाइप की सॉइल होगी वहाँ पर उसी टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप ये देखो, टेम्परेट लैंड डिफरेंट फ्रॉम वेजिटेशन फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट में जो सैंड होती है, ठीक है, उसीलिए वहाँ पर हमें क्या देखने मिलता है, वहाँ पर हमें कैक्टस देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ सैंड है। बाकी जगह अगर हम टेम्परेट ट्रॉपिकल लैंड की बात करें वहाँ सॉइल जो है एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, तो वहाँ हमें टुंड्रा वेजिटेशन, टेम्परेट ग्रास लैंड, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। Categories of natural vegetations. On the basis of the structure and appearance of dominant plant, natural vegetation can be broadly classified into 3 categories. अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, प्लांट्स की, नेचुरल वेजिटेशंस की, तो हम नेचुरल वेजिटेशंस को ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं क्योंकि देखो प्लांट्स की भी स्पीशीज होती है ना। अब जैसे हम बात करते हैं कि कुछ फ्रूट्स हैं जिनके जूस तो ऐसे खैर सबके बनते हैं, लेकिन जैसे ऑरेंजेस हुए, मौसमी हुई, शुगर केन हुआ, तो जैसे ये सारे जो है डायरेक्टली इनका जूस निकल जाता है। ठीक है, मैंगो वगैरह में मिल्क या कर्ड वगैरह ऐड करना पड़ता है, ऑरेंजेस में, शुगर केन में, वाटरमेलन में, इनमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? तो हम अगर जूस टाइप वाले फ्रूट्स को सेपरेट करेंगे तो हम ऑरेंजेस को, मौसमी को, वाटरमेलन को एक तरफ करेंगे कि डायरेक्टली इनके जूस इंस्टेंटली निकल जाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की यूजेबल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी टाइप्स में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स एक जैसे होते हैं, कुछ प्लांट्स थोड़े डिफरेंस होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज के बेस पे हम नेचुरल वेजिटेशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फॉरेस्ट, श्रब्स एंड ग्रासलैंड। तो फॉरेस्ट में क्या है? अब आप लोग कहोगे मैम सब कुछ तो फॉरेस्ट में आता है। अरे बच्चे आता है, बट फॉरेस्ट मतलब वो ट्रीज का डेंस एरिया। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट में हम ट्रीज को काउंट करते हैं। ट्रीज जब तक कहाँ ट्रीज नहीं होंगे ना, बहुत सारी मेजॉरिटी में हम उसे फॉरेस्ट नहीं कहेंगे। कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना, बस। फॉरेस्ट मतलब ट्रीज। तो इन फॉरेस्ट देयर आर अ थिक एंड डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज। देखो आ गई ना बात। फॉरेस्ट में क्या? फॉरेस्ट वो एरिया जहां पर हमें बहुत बड़े बड़े, बहुत डेंस यानी फैले हुए ट्रीज नजर आते हैं, वो हम फॉरेस्ट कहते हैं। Canopies are visible sometimes due to the overcrowding of trees in one place. They grow that temperature and rainfall are plentiful. Canopies देखी आप लोगों ने? Canopies trees ऊपर से जो है ना, कैनोपीज ट्रीज ऐसी होती है, ऊपर से अम्ब्रेला टाइप होती है। कैनोपीज ऊपर से बिल्कुल ऐसा होता है अम्ब्रेला टाइप, वो बिल्कुल फैले हुए होते हैं, उन्हें हम ना कैनोपीज ट्री कहते हैं। तो वो ऊपर से फैले हुए होते हैं। तो ये ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि वहाँ जितना ज़्यादा ट्रीज को पानी मिलता है, वाटर मिलता है, उसकी जो रूट से टॉप तक जो वाटर पहुँचता है, तो उसकी जो लीव्स होते हैं, उसके जो रूट्स
स्टेम होते हैं वो उतने ज़्यादा फैलते हैं, उतने ज़्यादा उसके लीव्स फैलते हैं, तो ये ऊपर की तरफ फैलता है कैनोपी। और क्योंकि कैनोपीज की वजह से सन की रेज नीचे नहीं आ पाती, तो वो डेंस एरियाज होते हैं, बहुत डार्क नज़र आते हैं। दूसरा है श्रब्स। श्रब्स आर प्लांट association which are dominated by relatively short woody plants with horizontal growth with several stem branching near ground. They grow in the dry region. shrubs क्या होते हैं? झाड़ियाँ बोलते हैं ना, जिन्हें झाड़ियाँ होती हैं, कहते हैं झाड़ियाँ हैं, श्रब्स हैं। तो श्रब्स जो है एक्चुअली ज़्यादातर ड्राई रीजन में देखे जाते हैं और ये हॉरिजॉन्टली फैलते हैं। हॉरिजॉन्टली जानते हो ना, इस तरह से तिरछे हुए में फैलते हैं ये पूरी तरीके से। ये ट्रीज नहीं होते, लेकिन हाँ इनके जो स्टेम होते हैं वो ग्राउंड से उठते हैं और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं इनके। तो झाड़ियाँ जो होती हैं, श्रब्स आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, सबने देखे होंगे। तो ये जो कभी आप विलेज में गए हैं आप, कभी आपके पास जिनके पास लैंड होगी, जो एग्रीकल्चर जिनके होते होंगे, जब वो रेड कलर के बेर आते हैं, खाए आपने तोड़ के कभी? उसमें से मार्केट में तो अवेलेबल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मज़ा आता है उसे खाने में। मार्केट में तो मिलते हैं, लेकिन कभी जाकर तोड़ा है आपने किसी की लैंड पे? नहीं ना, वो श्रब्स में ही आते हैं, झाड़ियों में ही आते हैं वो। अच्छा, उन्हें तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत सारे कांटे होते हैं आसपास में, हाथों में लगते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आता है। मेहनत के बाद कोई चीज़ मिलती है ना, खाने में मज़ा बड़ा आता है। तो ये होते हैं श्रब्स। ग्रासलैंड, द लैंडस्केप इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस। सीधी बात है, ऐसी लैंड जिसपे सिर्फ ग्रासेस नजर आते हैं उन्हें ग्रासलैंड कहते हैं। दे कंटेन स्कैटर्ड ट्रीज ऑफ प्लांट्स। सम ऑफ द ग्रासलैंड आर पैरेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पम्पास इन साउथ अमेरिका, वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। It need to be noted the animal species vary with change in natural vegetation. देखो ये आप लोगों की पिक्चर्स दी हुई हैं। फॉरेस्ट है, देन ग्रासलैंड है, ये रहा ग्रासलैंड, ग्रास ही ग्रास है। श्रब्स हैं, ये देखो श्रब्स, ये दिख रही हैं आपको, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। ट्रीज टाइप नहीं होती, बट अपने साथ अपने स्टेम में बहुत सारे एसोसिएशन ऑफ फ्रूट्स लिए होती हैं। ये तुंद्रा वेजिटेशन है। ये क्या है ये आगे पढ़ेंगे हम। सो ये पिक्चर्स में आप आराम से समझ जाएंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के फॉरेस्ट पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डिसीडियस, मेडिटेरेनियन, कॉन्फिरियस, डेजर्ट एंड टुंड्रा वेजिटेशन। देखो ट्रॉपिकल और टेम्परेट, अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के डायग्राम की, तो इक्वेटर के बाद का एरिया क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल। उसके बाद वाला एरिया टेम्परेट, फिर फ्रिगेट जोन कहलाता है नहीं कहलाता? तो ये सारे जो वेजिटेशन है ना फॉरेस्ट, इनको उन्हीं के बेस पे डिवाइड किया गया कि जो इक्वेटर के दोनों तरफ नॉर्थ एंड साउथ में बराबर इक्वली में जितनी कंट्रीज में जो एरियाज आते हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाते हैं। उसके बाद जो ऊपर और नॉर्थ एंड साउथ में दोनों बराबर इक्वली में आते हैं आफ्टर ट्रॉपिकल, वो टेम्परेट कहलाते हैं। क्योंकि जिस जगह का जैसा टेम्परेचर होता है, जैसी सॉइल होती है, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वहाँ का वेजिटेशन देखने मिलता है। ये हमने अभी अभी पढ़ा है, अंडरस्टैंड? सो
हम ये सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हुए, तुंद्रा वेजिटेशन तक, डेजर्ट तक, कहाँ कैसे पाए जाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।